आज हमारी खास मेहमान, जैसे कि आज शो की इब्तिदा में मैंने आपको बता दिया था, प्रोफेसर नीति नायर। आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में आप प्रोफेसर हैं। आप जानी मानी ऑथर हैं। आप विल्सन सेंटर की फेलो हैं इस साल, विल्सन इंटरनेशनल कंपटीशन फेलो, और बहुत सारी किताबें हैं। आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी जो लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, आप जानते होंगे। बहुत एक संजीदा आवाज़ है प्रोफेसर नायर की। आप की किताब हाल में जो आई है, हर्ट सेंटिमेंट्स, सेक्युलरिज्म एंड बिलोंगिंग इन साउथ एशिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा है। इससे पहले आपने लिखा था चेंजिंग होमलैंड्स, हिंदू पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बहुत अहम किताब ये भी है। और बहुत सारे जो है आप पब्लिकेशंस में आप एडिटर भी रही हैं। सिटीजनशिप, बिलोंगिंग एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये रूटलेज की वॉल्यूम है, इस पे भी आपने जो है वो एडिट किया है। आपके मज़ामीन छपते रहते हैं, मतलब जितनी भी आपके बारे में बात की जाए वो कम है। प्रोफेसर नायर से हमने दरख्वास्त की थी आज हमसे बात करने के लिए, उन्होंने हमें वक्त दिया है, इसके लिए हम उनके मशकूर हैं। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं और इनकी हाल की किताब हर्ट सेंटिमेंट्स पर हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर नायर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। गुड मॉर्निंग मनी। बहुत ही बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है आपने, तो कहा था छोटा करेंगे। आपके शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और बात करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मैं जैसे हर्ट सेंटिमेंट्स पर मैंने अपने सामाईन को भी बताया था कि हम इस पर बात करेंगे। जो एक सारांश है किताब का वो ये कि जो तकसीम हुआ 1947 में, उसका मनहूस साया आज तक गिद्ध की तरह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर मंडरा रहा है, और हम शायद उससे उभर नहीं पा रहे हैं। हमारी सियासत, हिंदुस्तान के केस में अगर हम देखें तो हमारी सेकुलरिज्म भी उस मेजॉरिटेरियनिज्म से इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस रहा है, उससे बरक्स वो कोशिश किया है उसने अपना वजूद कायम करने की, लेकिन उस हिसाब से हो नहीं पाया है। सेकुलरिज्म इज इन क्राइसिस टुडे इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देशों में हम देखते हैं। चलिए बांग्लादेश में भी एक अभी काफी ज्यादा वैलिड हो गया जो आप आर्ग्यूमेंट दे रही थी, उससे पहले आई थी किताब, लेकिन अब बहुत ज्यादा जो है वैलिड हो गया ये आर्ग्यूमेंट। तो हम सेकुलरिज्म को क्राइसिस में क्यों देख रहे हैं प्रोफेसर नायर? इतना मतलब हर्ट सेंटिमेंट्स पे ही पूरा क्या हमारा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, हमारी सियासत, हमारे कावानीन, ये सब कुछ क्या सिर्फ हर्ट सेंटिमेंट्स पर ही बेस्ड है? तो जो मेरी किताब है वो पिछले 75 साल के इतिहास को देखती है, और मैं कहना चाहती हूँ कि जो अभी हाल है वो 1950, 60, 70 में ऐसे नहीं था। तो इन दशकों में बहुत बार हमारे लिए मौके आए थे कि हम इस तरफ नाव न चलाएं, दूसरी तरफ चलें। और मेरी किताब में मैं इन जैसे घटनाओं को देखती हूँ, जैसे कि 1971 का जो वॉर था, या पार्टीशन के इमीडिएटली बंटवारे के बाद जो लियाकत नेहरू का पैक्ट था 1950 में, जब उन्होंने कहा था कि जो अल्पसंख्यक है वो इंडिया और पाकिस्तान में रहेंगे, उनको फोर्सिबली माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने ही घर में रहेंगे। ये अप्रैल 1950 की बात है। तो बहुत बार जो लीडर्स है, जो नेता है, उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान की जो खूबी है उसको कायम रखेंगे। जो पार्टीशन था वो एक बार हुआ, हाँ, पंजाब, दोनों पंजाबों में से हिंदू मुसलमानों को फोर्सिबली ट्रांसफर किया था उन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि तब वायलेंस बहुत ही ज्यादा था। मैंने पहली किताब में उसके बारे में लिखा भी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि माइनॉरिटीज जहां है वो वहीं रहे, सिंध में, बंगाल में, दिल्ली में, यूपी में, हैदराबाद में। तो सेक्युलरिज्म हमारे संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं बुनियादी प्रिंसिपल रहा। अब जो क्राइसिस आया है वो, आई लुक एट द फिगर ऑफ नाथुराम गोडसे इन माय बुक, और उनके पीछे इतनी
सारी पॉपुलैरिटी क्यों है? हम्म। है ना, आप कहीं और देखें, आप अमेरिका में देखें, जो एब्राहम लिंकन का असैसिनेशन हुआ था, कोई उनकी असैसिन के बारे में बोलता नहीं है। हम्म। लेकिन हिंदुस्तान में हम उसी असैसिन को देख रहे हैं कि कई ग्रुप्स हैं, हिंदू महासभा है, जैसे कि वो उनको रिक्रिएट कर रहे हैं, दैट असैसिनेशन इटसेल्फ, इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड। मैं ये भी गॉड बहुत ही से करके स्ट्रेंज हैशटैग चीज है। ट्रेंड होता है, मैं भी गॉड से, हाँ हर हाँ हाँ, 30 जनवरी इमेजिन। को। हाँ। जी जी। तो ये बहुत ही बिजार सिचुएशन है जो किसी और मुल्क में होता ही नहीं है कि किसी असैसिन के बारे में आप ऐसे बात करें। हम्म। तो जो मैं अपनी किताब में लिख रही हूँ वो है कि जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण पार्टीशन के वक्त था, हम्म। अब वही वातावरण फिर से दोबारा वो शुरू हुआ है, और ये मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच है। हम्म। तो ये जो विक्टिमहुड का उन्होंने हिंदू हर्ट सेंटिमेंट्स जो बढ़ावा दिया है इसको, हम्म। ये बहुत ही पिछले 10-20 साल से हो रहा है, जब से बाबरी मस्जिद को उन्होंने गिराया था 1992 में। हम्म। और हर इलेक्शन साइकिल में दोबारा हिंदुओं को बताना कि वो क्या था अभी महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन में, बटेंगे या कटेंगे, बटेंगे तो इस कटेंगे। तरह। हाँ। हाँ हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। तो इस तरह के जो नारे वो पैदा करते हैं, ये बहुत ही डिलिबरेट हैं। इनमें कुछ नेचुरल तो नहीं है, इट्स नॉट ऑर्गेनिक, इट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड देन स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया, जैसे कि व्हाट्सएप। हम्म। तो इसमें आई थिंक लीडरशिप का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होता है। हम्म। आपने और जी जी सॉरी, मैं बीच में एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था अब कि जी जी जिस तरह से आपने इसको एवोल्यूशन आपने दिखाया है कि कैसे ये हर्ट सेंटिमेंट्स वो कॉलोनियल ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से ये शुरू हो गया था, जब बताया गया था कि इंडियन जो है रिलीजियसली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो इनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो इसके लिए जो है वो कवानीन वो लेकर के आए, पीनल कोड में मैकॉले ने प्रोविजंस डाले, आज तक उसका इस्तेमाल होता है। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों देशों में लगभग सेम ही हैं। इंडिया के केस में ये बोला जा रहा था कुछ टाइम पहले तक, 2014 के पहले तक कम से कम, कि देखिए हम बाकियों से अलग हैं क्योंकि हमने जो है जमहूरियत कायम की, एक सेकुलर डेमोक्रेसी हम बने रहें। चलिए सेकुलरिज्म शायद हमेशा से ही कमजोर रहा काफी हद तक, लेकिन फिर भी ऑन पेपर एटलीस्ट हम बने रहें। तो जो एक डी कॉलोनियलिटी आर्ग्यूमेंट आज कल दिया जाता है कि देखिए हम लॉज चेंज कर रहे हैं, आईपीसी हमने बदल दिया, भारतीय न्याय संहिता कर दिया, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू बी डी कॉलोनियल। आर यू कन्विंस्ड बाय दैट आर्ग्यूमेंट? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप भारतीय न्याय संहिता को देखते हैं, वहां पे उन्होंने सिर्फ एक दो अल्फाबेट्स बदले हैं, जैसे कि 298 ए जो आईपीसी, वैसे उन्होंने लॉज में कुछ ज्यादा हेट स्पीच के अगर आप लॉज देखें, उन्होंने कुछ बदला नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने जो 267th लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, उनको तो उन्होंने देखा भी नहीं। तो जितनी बहस हो रही है कि इन हेट स्पीच लॉज को बदलना है, उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना है, क्योंकि आजकल नफरत बोलने वाले बहुत लोग हैं। आपके ही शो में कुणाल पुरोहित ने बात की थी उनकी किताब हिंदुत्व पॉप के बारे में। तो इस माहौल में अगर आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून लगाने हैं, उन्होंने वो तो कायम ही नहीं किया। तो भारतीय न्याय संहिता ने पुराने ही लॉज दोबारा रखे हैं, लेकिन एक दो नंबर अल्फाबेट्स यहाँ पे बदल दिए हैं बस। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो लोग ये जैसे हेट को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वही पकड़े जा रहे हैं। दे आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ फोमेंटिंग hate between communities rather than those who are making these hate speeches. आप जैसे बांग्लादेश के बारे में भी, क्योंकि काफी टॉपिकल है अभी, जैसे बांग्लादेश का आपने बताया है कि किस तरह से एक सेकुलर आइडियोलॉजी पे चलते हुए फिर ये तब्दील हो गया जनरल
एरशाद आए और उससे पहले जियाउर रहमान के, ये दोनों दौर में, दोनों लीडर्स के, डिक्टेटर्स के दौर में बहुत कुछ बदल गया। और आज जो हम देख रहे हैं चीजें, काफी हद तक ये कहा जाता है कि देखिए ये तो इंडिया का इस तरह से कंट्रोल रहा है बांग्लादेश पर कि एक नेचुरल बैकलैश है। माइनॉरिटीज आर नॉट अंडर थ्रेट इन बांग्लादेश एंड इंडियन मीडिया एंड मेनी अदर पीपल हैव बीन एग्जैजरेटिंग थिंग्स। लेकिन आपकी किताब की उससे लगता है कि नहीं, बिल्कुल उसकी जमीन तो बिल्कुल रही है कि हिंदुओं का, बाकी माइनॉरिटीज का मार्जिनलाइजेशन बांग्लादेश में भी बहुत हुआ है, और अब शायद उसको एक ऑलमोस्ट एक खुली छूट मिल गई है, जिस तरह से 2014 के बाद इंडिया में मेजॉरिटेरियन ग्रुप्स को मिली है। तो क्या मैं सही समझ पाया हूँ जो आप कह रही थे किताब में? एक्चुअली मेरी किताब में मैंने बांग्लादेश के ऊपर उतना ज्यादा लिखा नहीं है। मैंने 1971 के ऊपर बहुत लिखा है, और 1972, 73, 74 में पे थोड़ा जोर लगाया है। लेकिन उसके बाद जब मुजीबुर रहमान को मार डालते हैं, असैसिनेशन होती है, उसके बाद का मैंने सिर्फ 1-2 पन्ने में लिखा है। और एक रिव्यूअर ने ये भी कहा कि मैंने क्यों नहीं लिखा बांग्लादेश के बारे में जो हो रहा है। और जहां तक मैंने ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर लिखा है, मैंने कहा है कि बंगालियों पर, हिंदू और मुसलमान दोनों को मार्जिनलाइज किया गया था वेस्ट पाकिस्तान में। तो वहां पर तब उन्होंने कहा था कि जो बंगाली इस्लाम है वो जायज नहीं है, वो हिंदुओं ने इन्फ्लुएंस किया है, वो सही इस्लाम ही नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट वेस्ट पाकिस्तानियों ने दिया था। अब जहां की आज का माहौल है, मैं कहूंगी कि मैं हिस्टोरियन हूँ, और they say journalists produce the first draft of history. लेकिन जो जर्नलिज्म अभी हम देख रहे हैं वो heavily, it's very sort of biased depending on who is producing this narrative of, what is going on in Bangladesh. सही हमें मालूम नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है वहां पर। तो मैं समझूंगी कि जो भी वो अभी फैसला कर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट, उसे हम ध्यान से पढ़ें और देखें, क्योंकि इट्स अ रेवोल्यूशनरी मोमेंट। जो हो रहा है वो उसको समझने के लिए कुछ 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। ये जो ऑर्डिनेंसेस है उनको ठीक से, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा तो उनको अमेंड करके ही हम उसके ऊपर कुछ बात कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। But if we are going to move towards saying that we believe in justice and equality, and we want those words and not the word secularism, I think it's the difference between Tweedledum and Tweedledee. बात तो वही है। क्योंकि मैं अपनी किताब में तो यही कह रही हूँ कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो यही कहती है कि सारे धर्म समान हैं और सारे धर्मों को आदर देना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि स्टेट हैज टू बी डिवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजन। वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म हमारी सेक्युलरिज्म में नहीं आता है। अगर आप डिबेट्स पढ़े, बहस पढ़े 1970s से लेकर। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल अहम बात आपने कही है। जो हम मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की जो धारा हम देखते हैं अब धीरे धीरे, अब हिंदुस्तान में तो अब चलिए उसमें किसी से छुपा हुआ तो है नहीं कि अब शायद बहुत हद तक, काफी हद तक ऑर्गेनिक भी हो गया है। क्योंकि 10 सालों में जिस तरह से चीजों को, ये हर्ट सेंटिमेंट्स का पॉलिटिक्स जिस तरह से आगे बढ़ा है कि अब जैसे मैं देख रहा था कि कुछ राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट भी जो है एक जिम्मेदार है, मतलब इंडियन स्टेट का जिक्र किया उन्होंने, किस तरह से मतलब मुश्किलें वो पैदा कर रहा है। तो बिहार में एक आदमी जो है उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। उसने बोला कि मेरे हाथ से दूध का पूरा जो है पैकेट गिर के फट गया, तो अब 250 रुपए का मेरा नुकसान हुआ, तो केस फाइल कर दिया गया अगेंस्ट राहुल गांधी कि मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं। और ये कल की न्यूज है। तो मतलब डू यू थिंक, बिकॉज ये तो मैंने चलिए एक कुड बी एन आउटलायर, लेकिन ये एग्जांपल है, लेकिन हर तरफ हर रोज हम देखते हैं इंडिया में ऐसे हर्ट सेंटिमेंट्स के बेसिस पे केसेस फाइल करने की बात सामने आती है। किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। आप कहते हैं माइनॉरिटी सेंटिमेंट,
इस तरह की केसेस को जजेस फ्रिवलस समझते हैं और हाँ भगा देते हैं। हाँ, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन के खिलाफ अगर ऐसे केसेस होते हैं तो फिर उनको डिसमिस नहीं किया जाता है, जो ट्रेंड रही है पिछले कुछ सालों की। तो गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज वी आर ऑल्सो शॉर्ट ऑन टाइम, कि डू यू थिंक देयरफॉर कि अब पास में चलिए जितना हुआ, आपने बोला 50, 60, 70s में थोड़ा सा अलग था, अब चलिए लास्ट 10 years हैव बीन वेरी डिफरेंट फॉर इंडिया। पाकिस्तान में चलिए बहुत टाइम से ये हालात बदतर थे, लेकिन बांग्लादेश में भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड हर्ट सेंटिमेंट्स आर गोइंग टू कंटिन्यू टू शेप our politics, our identity, and even our nationhood, perhaps. Is that right? But I don't think that this is inevitable, and I don't think that we are sliding down this slope, inevitable slope. क्योंकि मैंने अपनी किताब में तो यही लिखा है कि अगर आप नौजवानों को देखें, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, बिल्कुल, वो एक नई तरह की पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं, और वो जजेस को भी बताना चाहते हैं कि देखो ब्लास्फेमी लॉ कैसे आया हमारे, let's go back to the history and context and see in what context these laws were formulated. जो भारतीय न्याय समिति है, I think it was a lost opportunity. रिफॉर्म की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने वैसे कुछ रिफॉर्म किया नहीं है, on the matter of hate speech. But शो के खत्म होने के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि गांधी जी ने when he attended the last session of the अखिल भारतीय कांग्रेस समिति in November 1947, उन्होंने उस आखिरी सम्मेलन में कहा था कि देखो, भारत बुनियादी एकता वाला देश रहा है और आज भी है, और कांग्रेस का लक्ष्य इस महान देश को एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विकसित करने का रहा है, जहां सभी नागरिकों को पूरे अधिकार हो और जहां सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, शासन का संरक्षण प्राप्त हो। संविधान सभा ने इससे संविधान का बुनियादी सिद्धांत माना है, इसलिए इसका पालन करना हर भारतीय का दायित्व है। ये अब भी हमारे संविधान का प्रिंसिपल है। तो मैं बस इतना कहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी है, उसको खुद अपने इतिहास को भी देखना चाहिए कि वो अप्रोच क्या होनी चाहिए, और उनको दे शुड बी डिटर्मिन्ड। ये नहीं कि आज कुछ बोले और हिमाचल में कुछ हो और सेंटर में कुछ और हो, फिर राहुल गांधी को कहना पड़े कि देखो ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। देयर शुड बी सम अवेयरनेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। राइट। प्रोफेसर नीति नायर, इट वाज सच अ प्लेजर स्पीकिंग विथ यू दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। वी रियली अप्रिशिएट इट। Thank you. Shukriya. Thank you so much for having me. जी, Shukriya. thank you. Thank you. Thank you.